और साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 ईस्वी में जब बिहार के भीतर आरक्षण का ऐलान किया, उस समय उनके कुर्ते के नीचे जो गंजी थी वह फटी हुई थी। वह गंजी जो है कपड़े की थी और इस बात का जिक्र जो है उस समय पटना से निकलने वाला अखबार आर्यावर्त ने किया था। बाकायदा एक बॉक्स आइटम पहले पन्ने पर इस बात को लेकर के छापा था कि राज्य के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो गरीब और पिछड़े हैं उनको जो आरक्षण का लाभ दिया है वह खुद किस अवस्था में है। अब इस बात की जानकारी जो है ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय के बिहार के नेताओं को पता नहीं है, मालूम नहीं है, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वह सुशील मोदी हो, उन सबको ये बात याद होगी, मालूम होगा बतौर मुख्यमंत्री भी कुर्ते की नीचे की फटी हुई गंजी का जिक्र किस प्रकार से बिहार में उस समय भी हुआ करता था। लेकिन स्थिति धीरे धीरे देखिए उन्हीं व्यक्ति यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर को सबसे बड़ा देश का सम्मान भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान जब दिल्ली दरबार से हुआ तो बिहार की राजनीति में खलबली सा मच गया। सभी के भीतर होड़ मच गई कि कौन जननायक कर्पूरी ठाकुर के सबसे ज्यादा करीब है, कौन इस दौर में एक बात और साफ है पूरे बिहार की राजनीति में कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों के ऊपर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही चल रहे हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे जब मंत्री बनाए गए, जब उन्हें राजनीति में लाया गया, संसद पहुंचाया गया, उन सारे तमाम परिस्थितियों के बीच बिहार के नीतीश कुमार इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं, अरे हमने ये क्या कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि पूरे बिहार की जो जमीन है राजनीतिक और संघर्ष और आंदोलन के जरिए दिल्ली की गद्दी तक को डिगाने की ताकत रखती है, वह तिक्रमों और जोड़ तोड़ की पूरी सियासत में कैसे फंस गई है और बिहार के नीतीश कुमार उसके सबसे हुनरमंद खिलाड़ी हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बिहार के नीतीश कुमार भर का ही नहीं है, इस समय में बिहार की उस राजनीति को समझिए जहां का सामाजिक समीकरण बाकायदा जनगणना के जरिए सामने आ गया है। बिहार में सबको पता चल गया है कि बिहार में कितनी बड़ी संख्या में किस जाति की मौजूदगी है, उस जाति के साथ कितना बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है, उस जाति समुदाय की आर्थिक परिस्थिति कैसी है और कितनी बुरी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, सारी जानकारी मिल चुका है। लेकिन सवाल उसके 2-4 कदम आगे का देखे तो जिस दौर में इस भारत देश का कमोबेश कहे हर वह सहयोगी दल, हर वह छत्रक, हर वह गैर बीजेपी शासक या फिर सत्ता संभालने वाला सीएम, मुख्यमंत्री या फिर विपक्ष की पूरी कतार, पूरी जमात जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी सत्ता के खिलाफ खड़े होने की परिस्थिति में आई, तब ऐसा क्या हो गया जहां पर नीतीश कुमार डामाडोल दिखाई पड़ने लगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना और उस भारत रत्न के जरिए दो बातें, दो निशाने सीधे आमतौर पर नीतीश कुमार का मार देना उसे। एक तरफ देखिएगा तो परिवारवाद की राजनीति की कटघरे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार आ जाना और दूसरी ओर जिस इंडिया गठबंधन का नींव पटना में पड़ा, उसी पटना से, बिहार के पटना से नीतीश कुमार मोदी के तारीफ करने से चूके नहीं। संदेश इस दौर में दो ही निकल करके आए, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोलिए और दूसरी ओर हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं। अब राजनीति के इस पूरे घड़ी में पटना के एक नुमाइंदे दिल्ली के भीतर भी मौजूद है जो कि हरिवंश है। एक दौर में चंद्रशेखर जी के साथ हुआ करते थे और उसके बाद देखिएगा तो उन्होंने काफी समय तक प्रभात खबर निकाला और उसके बाद जो है जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें करीब पहुंचे और उन्हें दिल्ली भेजा गया और वो दिल्ली पहुंचकर वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सत्ता के अनुकूल या नरेंद्र मोदी के करीब कुछ इस तरह से हो गए कि जब किसानों को लेकर के 3 कानून को लेकर के राज्यसभा में वोटिंग की जब नौबतें आई तो उन्हें दिशा निर्देश बहुत साफ था, वोटिंग होनी ही नहीं चाहिए। और शोर शराबे के बीच ही हरिवंश थे उस टाइम डिप्टी पद के ऊपर बैठे हुए थे और उस समय उन्होंने बिना वोटिंग के ही तीनों कानून राज्यसभा में पास कर दिए।
अब सियासत का ही पूरी एक छोटी छोटी रेखाओं को अगर आप समेटना शुरू कर दीजिएगा, सहेजिएगा, तो बिहार की राजनीति को आप भूलिएगा नहीं। अब बिहार की सियासत को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पूंछ से नहीं, सूर से समझने का प्रयास करते हैं। बिहार की सियासत दरअसल इस भारत देश के भीतर में आंदोलन की जमीन को पैदा कर सकती है। इस बात का जिक्र ममता बनर्जी को करना पड़ा, कहना पड़ा, जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ने जा रही थी और ममता बनर्जी ने ही सुझाया कि पहली बैठक पटना में हो। लेकिन उसी पटना से निकले हुए नीतीश कुमार का नाम अगर संयोजक पद के ऊपर आ जाए तो पहला विरोध किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी ने ही किया इंडिया गठबंधन के भीतर। और जिस संयोजक की कुर्सी पर बैठ करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने जीवन के आखिरी दौर में, राजनीतिक दौर में, कहे प्रधानमंत्री की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए कम से कम हिंदी क्षेत्रों के सबसे बड़े कद्दावर नेता, सबसे अनुभवी नेता और सबसे बड़े तौर पर खुद को इंडिया के जरिए रखने का खुद को प्रयास कर रहे थे, उसी दौर में इंडिया गठबंधन के भीतर, इंडिया अलायंस के भीतर गुटबंदी या फिर कहे कि इसके भीतर आपसी सहमति अपने लोगों को लेकर के इस तरह से बनी कि बिहार के नीतीश कुमार पर लालू यादव खामोश रह गए। कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया और ममता बनर्जी के पीछे केजरीवाल खड़े हैं। यानी उस पूरी हिंदी क्षेत्र पे या कहे मध्य भारत के क्षेत्र में बिहार की 40 लोकसभा की सीटों पर राजनीतिक एक ही झटके में डगमगाने लगा। और सवाल ये उठने लगा, क्या सच में सियासी तौर पर जातीय समीकरण के आश्रय भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है? और भारतीय जनता पार्टी को अगर जातीय समीकरण का एक अगर चेहरा मिल जाए तो मंडल और कमंडल की दोनों की सियासत को साध कर कैसे चुनाव 2019 में जीत गई और आरजेडी जैसे कद्दावर नेता, कद्दावर पार्टी को एक भी सांसद कोई बन नहीं पाया, यह परिस्थिति एक बार फिर आनी चाहिए। लेकिन वहां का जो है ना, वो अपना गणित क्या कहता है, ये सवाल हर किसी के मन में होगा। लेकिन नया सवाल ये होता है कि बिहार के नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं। बिहार के नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाए। क्या ऐसा है? वह जान समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हक में नरेंद्र मोदी और उनका चेहरा अगर लोकसभा चुनाव में अगर जीत दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी यह तय कर लेना चाहिए कि अगर वह साथ आते हैं तो एक साथ चुनाव अगर दोनों हो जाएंगे बिहार के भीतर तो एक ही झटके में बाकी सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा और एक ही झटके में नीतीश कुमार और बीजेपी सब कुछ पालेंगे जो पाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से यहां पर बिहार को गवा देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे तेजस्वी यादव ने जिस संघर्ष के आश्रय 75 विधायकों को जीत दिला दी, 75 एमएलए को जीत दिला दी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बिहार में उभर करके सामने आ गए। लेकिन जब उसने नीतीश कुमार के साथ समझौता किया तब एक सवाल था कि उन्होंने भविष्य की राह में एक रोड़ा डाल दिया। जी हाँ, यही परिस्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की हो चली है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जब ये बात आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आज शाम पहुंचे सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, सुशील मोदी जो बिहार की पहचान लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और राज्यसभा के सांसद हैं वर्तमान में। और सुशील मोदी के करीब नीतीश कुमार से इतनी गहरी उनकी है कि इस समय अगर कहा जाए कि हरिवंश नजदीक या फिर सुशील मोदी नजदीक, तो हरिवंश तो जेडीयू के हैं लेकिन उसके बावजूद सुशील मोदी कहीं ज्यादा करीब है। अब कहे सियासत के इस पूरे त्रिकोण के भीतर चौथा कोण अपने तौर पर इंडिया गठबंधन के भीतर बनाया जाए। लेकिन सवाल उठता है, 3-4 सवाल है जो भारत के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे। इस दौर में टिकामों पे टिकी हुई राजनीति है। पीएम और सीएम दोनों का चुनने का मौका अगर बिहार के जनता को मिल जाए तो फिर एक बात तो तय है कि लोकसभा के चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर पलड़ा बहुत भारी होता है। अगर ये विधानसभा चुनाव साथ में हो जाए और नीतीश और लालू मिलकर के चुनाव अगर लड़ ले तो राज्य स्तर पर इन्हीं का पलड़ा भारी होगा बिहार में। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलेगी। लेकिन दोनों चुनाव अगर एक साथ हो रहे हैं तो खतरा दोनों ओर से होगा। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि ऐसे मौके पर जो लोकसभा चुनाव का लाभ बीजेपी को मिलता है वो देखिए विधानसभा चुनाव साथ कराने से नहीं मिला। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव को भी लगने लगा कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव अगर होंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि बिहार एक ही झटके में जिसको केंद्र के लिए चुन रहा है उसे भी राज्य के तौर पे कहीं चुन न ले, तो उन्होंने भी नकार दिया।
और लालू नकार चुके हैं। तिकरमों को इस आश्रय क्या वो विधायक जिता पाएंगे? ये असंभव सा खेल लगता है, क्योंकि राज्यपाल तो भारतीय जनता पार्टी का है और आखिरी फैसला तो राज्यपाल को ही लेना होता है। चाहे आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल या फिर जेडीयू टूट भी जाए तो भी सरकार बना नहीं पाएंगे। ये राज्यपाल के विवेक के ऊपर छोड़। तो क्या इस दौर में सियासत बिहार की इतनी गहरा चुकी है, जहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथ में जो पासा है वही पासा दूसरे हिसाब से कहे यानी चितपट दोनों परिस्थितियों के भीतर उन्हीं के अनुकूल रहे, इस खेल के भीतर वो आगे बढ़ चुके हैं, या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा प्लान है? कल भी बैठक हुई थी बहुत लंबी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब थे, अमित शाह की मौजूदगी थी और बिहार को लेकर के इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी और चर्चा हुई, क्योंकि बिहार के भीतर अगर बात करें, अगर हार मिल जाती है तो वो हार चंद सीटों की नहीं होगी बल्कि एक पूरी लहर होगी बिहार के भीतर। यानी एक ही झटके में 10 से ज्यादा सीटों को गवा देना शायद दिल्ली के भीतर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। और दूसरा सवाल ये भी इस दौर में उठता है कि वास्तव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी लोकसभा चुनाव में बिहार अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है तो जो 16-17 सांसद जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के हैं तो उसके पास सिर्फ दोहराने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। लालू यादव के पार्टी के पास तो शून्य सांसद है, उनको तो पाना ही पाना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के हथेली पे क्या होगा, इसीलिए पहली चाल उन्होंने आरजेडी को लेकर के चल दिया कि क्यों न विधानसभा भंग करा करके लोकसभा के साथ बिहार राज्य का विधानसभा चुनाव करा ले। इस दौर में हमने नौकरियां भी बिहार में खूब बांटी। पहली बार गांधी मैदान के भीतर में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के हजारों लाखों की संख्या में लोग जुट गए, हमने सबको नौकरियां हाथों हाथ दे दिया। काफी बेहतरीन वातावरण है बिहार में। लेकिन फिर सवाल निकल जाता है, तब तेजस्वी यादव का क्या होगा? अगर बिहार के नीतीश को ही अगुवाई के बाद, जीत के बाद नीतीश की ही अगुवाई में रहना है तो फिर बिहार के तेजस्वी यादव का क्या होगा? और फिर ऐसे में इन परिस्थितियों में परिवारवाद का जिक्र जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जरिए और उनके बेटे रामानाथ ठाकुर को लेकर के और खुद अपने बेटों को लेकर के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में टीका टिप्पणी कर दिया, वो जाहिर तौर पर वह विरासत या परिवारवाद गांधी परिवार को लेकर के हो, चाहे बिहार की राजनीति के भीतर राजद सुप्रीमो लालू यादव को लेकर, पहली पत्नी फिर उसके बाद बेटा यानी लालू प्रसाद यादव को लेकर के। क्या जिस बिहार की पूरी सियासत जमीन पर राजनीतिक संघर्ष ने लोगों ने देखा, समझा, परखा, सुना, देख समझा, तो जेपी आंदोलन से निकला हुआ तमाम ये सारे नेता जिसका जिक्र भी करें उसमें एक माइनस जो क्योंकि वही व्यक्ति रहने आदरणीय पासवान जी, उनका निर्धन हो गया रामविलास पासवान जी, लेकिन उनके भाई और बेटे यानी चिराग पासवान और उनके चाचा अभी मौजूद है। और अगला सवाल फिर यहीं पे से खड़ा हो जाता है कि बिहार की केमिस्ट्री, बिहार के गणित क्या कहते हैं? क्या सच में नीतीश कुमार अकेले जाने को तैयार है? नीतीश कुमार को तैयार है, पता है कि उन अकेले जाने पे उनको कोई वोट बैंक कोई बड़ा धराशायी नहीं होगा, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं जुड़े रहेंगे, लेकिन सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। एक ही झटके में जितने सांसद है वो आधे के आधे भी न बच पाएंगे बिहार के भीतर। और यही 2014 के भीतर हुआ था, क्योंकि उस समय की अगर आंकड़ों को आप समझना शुरू करें तो 2014 के भीतर बिहार में नीतीश कुमार अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, न तो वो आरजेडी के साथ थे न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उस दौर को जरा याद कीजिए तो वह गुजरात के भीतर जो कुछ भी हुआ, और वहां से जी हां नरेंद्र मोदी निकल करके जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने साथ छोड़ दिया और अकेले चुनाव मैदान में उन्होंने कूद गया। 15.8% वोट बिहार के भीतर लोकसभा चुनाव 2014 में मिला और केवल 2 सांसद चुनाव यानी 2 ही सीटों पे उनके उम्मीदवार चुनाव जीत पाए 2014 के लोकसभा चुनाव में, और इस्तीफा दे दिए थे, याद होगा आपको। और ऐसा नहीं कि आरजेडी को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, आरजेडी को 20% के आसपास वोट मिली थी। कांग्रेस को आरजेडी के 4 सांसद थे लेकिन कांग्रेस के 2 सांसद थे। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते थी, साथ में एलजेपी थी, तीसरे आरएलएसपी थी, कुशवाहा की पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के उस समय भी करीब 31 सीटें जीत गई थे, जिसमें से 22 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और 29% ज्यादा वोट बिहार में पड़े थे भारतीय जनता पार्टी को। बिहार के लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में वही भारतीय जनता पार्टी जब जनता दल साथ आ जाती है उसके बाद बीजेपी का सीटें भी कम होता है, वोट परसेंट भी कम हो जाता है, 22 से घटकर 17 पे आ जाती है।
29% वोट से घट करके वो 23.5% वोट पे आ जाते 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन उनके साथ खड़े हुए बिहार के नीतीश कुमार एक ही झटके में 15.8% से वोट को बढ़ाकर 31.8% पे पहुंच गए। 2 सांसद से बढ़ करके 16 सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत गए। तो नीतीश को ये बात पता है, लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ आप सोचेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर ये परिस्थिति है, तो विधानसभा के भीतर यकीनी तौर पर विधानसभा ने कमाल कर दिया था उस महागठबंधन ने, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। महागठबंधन थी और स्थिति ऐसी थी कि 80 उम्मीदवार विधायक जीत गए थे आरजेडी के और 71 जीते थे जेडीयू के। कांग्रेस के भी 27 जीत गए थे। ध्यान होगा ये 2015 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2020 के भीतर जब चुनाव हुआ तो उस समय क्या हुआ? उस समय एक ही झटके में परिस्थिति फिर पलट गई, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी साथ नहीं। तो आरजेडी 75 सीटों के ऊपर जीत मिल गई और जेडीयू अपने तौर पर, अगर उस समय ध्यान दीजिएगा तो जेडीयू एक ही झटके में 45 सीट पर आकर के लटक जाती है। लेकिन फिर यहीं पर सवाल अगला होता है, अगला सवाल उठता है, सबसे बड़ा होता है कि अगर इस प्रकार से 45 सीट अगर मिली थी जेडीयू को 115 उम्मीदवारों में से, उसके जो 15% जो वोट थे वो बरकरार रहता है, चाहे वो इधर जाए फिर उधर जाए। उधर जाने पर भारतीय जनता पार्टी के 5% वोट मिल जाते हैं, लालू यादव के साथ जाने पर उनका अपना वोट बैंक बढ़ जाता है। आरजेडी की परिस्थिति भी कुछ ऐसा ही है। आरजेडी अगर अपने तौर पर अगर रहती है तो उनका 20% का वोट है, जो कि 2019 के भीतर कम हो गया 15%। लेकिन अब विधानसभा के भीतर अगर जाते हैं तो आरजेडी का करीब 18% वोट अगर 2015 के भीतर रहता है तो वह नीतीश के साथ आने पर जो है करीब 23% पे आ जाता है। यहाँ पे कुछ संदेश बहुत साफ होता है। अब यहाँ पे संदेश क्या होता है? बिहार के नीतीश कुमार जिस राजनीति को खेलना चाहते हैं, वह चुनाव के समय अपनी पूरी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और ये ताकत जो है उनको राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर आरजेडी के साथ मिलकर के बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अब शायद इसीलिए चाहे वह भारत रत्न का जिक्र हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र हो, सियासी राजनीतिक तौर पर जो भी तालमेल हो, वो समझना चाहते थे अपने विस्तार को लेकर के। वह विस्तार इंडिया में स्पेस नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना गए और बिहार की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बिहार की राजनीति को संभालने का समय उसके लिए आ गया, क्योंकि पूरे हिंदी क्षेत्रों में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सत्ता अब तक बना नहीं पाई है और बना भी नहीं सकती है। तो उसको नीतीश कुमार चाहिए बिहार में, लेकिन इस बार अपने नेता के बदौलत। तो क्या सुशील मोदी के ऊपर सहमति हो जाएगी और नीतीश कुमार के सामने लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में एक बहुत बड़े पद को खाली रखा जाएगा नीतीश कुमार के लिए? वह पद बहुत बड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री के बाद का भी पद हो सकता है, क्योंकि बिहार की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश से कहीं ज्यादा जरूरत है। और नीतीश की अपनी राजनीतिक और भविष्य को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत के विस्तार की जरूरत है, जो कि चुनी हुई प्रतिनिधित्व के आश्रय ही होता है, जिनकी संख्या बढ़नी चाहिए। जी हाँ, ये हार्ट बार्गेनिंग की परिस्थिति है बिहार में। हार्ट बार्गेनिंग लालू और नीतीश कुमार के बीच नहीं हुई, हार्ट बार्गेनिंग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच हो रही। और अमित शाह भी इसके माहिर खिलाड़ी हैं। अमित शाह इस बात को बहुत साफ तौर पर रखना चाहते हैं कि दिल्ली दरबार की सत्ता में 272 के नीचे नहीं आना है, तो फिर बिहार के भीतर कम से कम जो मौजूदा परिस्थिति है इसको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति और बिहार का संदेश पूरी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। बिहार की मैसेज, बिहार का संदेश इंडिया गठबंधन को परसेप्शन के तौर पर डेवलप करेगा। और अगर परसेप्शन बिहार के जरिए बन रहा है तो इंडिया गठबंधन का परसेप्शन जो ममता बनर्जी के साथ नहीं टूट सकता, वह नीतीश के आश्रय एक ही झटके में भरभरा कर ढहढहा कर गिर जाएगी। यह भी एक राजनीति का सच है। और दूसरा सच यह भी इस दौर में है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बनारस, अगर बिहार के नीतीश कुमार बिहार के भीतर अगर राहुल की यात्रा के साथ कदम बढ़ा दिए यानी चल पड़े, तो इसका असर
बनारस में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश की जो हिस्सा जो है उत्तरी हिस्सा, वो पूरी राजनीति, बिहार की राजनीति को आंक रहा है, समझ रहा है। और उसकी राजनीतिक तेवर जो है, ये तो बलिया से आने वाले हरिवंश सिद्दीकी भी जानते होंगे, जिन्होंने चंद्रशेखर के साथ इस भारत देश की राजनीति के कटघरे को भी समझा, पढ़ा, देखा और आगे भी बढ़ा, और आगे भी समझेंगे, बढ़ेंगे। और चंद्रशेखर भी जानते थे, जब वो इंदिरा गांधी को धमका रहे थे, चेता रहे थे कि देखिए कांग्रेस को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मैं कैसे साथ आकर करूंगा, और मेरी शर्तें क्या होगी, अगर नहीं तो मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा, क्योंकि उसके पीछे यही वह परिस्थिति थी जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसकी राजनीति, उसकी सियासत थे या तेवर थे या फिर कहीं उनके दमन थे। तो पूरी सियासत की इस पूरी बिसात के ऊपर नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह अब बहुत महत्वपूर्ण कम है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, महत्वपूर्ण ये बात हो चला है। और असल बार्गेनिंग, असल सौदेबाजी इसी बात को लेकर के है। जी हाँ, तो बिहार की राजनीति की ये है पूरी परिस्थिति। अब यहाँ पे फिर लालू यादव क्या करेंगे। जी हाँ, राज्य सुप्रीमो लालू यादव माहिर हैं पैचअप करने में। अगर आपको ध्यान होगा तो जिस समय पहली बार जो 6 दिनों की सरकार नीतीश कुमार ने बनाई थी, पहली 2004 में, सबसे पहले 2004 में जाइए, जब उस समय में नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, उस समय लालू यादव राजा सुप्रीमो वहां पहुंच गया, उन्होंने नीतीश कुमार को गले लगाया था। नीतीश कुमार को आज भी गले लगा, नीतीश कुमार को लालू यादव को पता है कि इस पूरी सियासत के खेल में जो नस होती है, उसकी जो धड़कनें होती है, उसको थामने की जरूरत होती है। और इस पूरे राजनीति में इसमें माहिर माने जाते हैं वो। इस पूरे राजनीति के भीतर कांग्रेस माहिर नहीं है, जो ममता बनर्जी को सहेज ना पड़े, लेकिन राजद प्रमुख लालू यादव इस राजनीति को सहेज सकते हैं। लेकिन फिर अगला सवाल उठता है कि जिस गारंटी को बिहार के नीतीश कुमार अपने सांसदों की बढ़ने की इस तादाद से जोड़ना चाहते हैं, दूसरी ओर जो है फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं बिहार का, और एक परसेप्शन इस भारत में डेवलप करना चाहते हैं कि जिसका असल खिलाड़ी वही है। ये तीनों पड़ोसी एक ही झटके में, एक ही बार, एक ही साथ उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई पड़ने लगी, और यही मुश्किल लालू यादव की हो गई कि वो कैसे सहेज कर रखे। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, पहला ऐसा मौका सामान्य तौर पर लालू यादव की राजनीति के भीतर ऐसा कभी होता नहीं है कि उनके तरफ से कोई संवाद करे। और आज यही हुआ जब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के ऊपर एक के बाद एक 3 ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट की पूरी भाषा को अगर समझिएगा तो राजनीति से कोसों दूर है, उस राजनीति से जिसके बारे में बिहार अपने आप को अव्वल दर्जे पे देखता है। उनकी ट्वीट होती है समाजवादी प्रोधा होने का, करता वही दावा है, हवाओं की तरफ बदलती। दूसरा होता है कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना, युद्ध विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत ही में ही खोट है। तीसरा होता है अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। जी हाँ, तीनों की रोहिणी आचार्य के जो तीनों ट्वीट है, उसकी जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो सामान्य तौर पर उस राजनीति की भाषा नहीं है जिसमें आपके भीतर का आक्रोश दबा रह जाए, और जिस राजनीतिक सौदेबाजी की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में या सीधे तौर पर एक गुस्सा है, आक्रोश है, एक बेटी है। इसलिए राजनीति के भीतर सवाल होता है कि कब किसने कह दिया, क्या कह दिया, उसमें कहे गए शब्द होते हैं, कैसे किसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, ये बहुत मायने हो रखता है। अब भावनाओं का खेल नहीं है ये, राजनीतिक भावनाओं खेल होता है। और राजनीतिक तौर पे एक बहन को लगा होगा कि भाई अगर सीएम नहीं बन पा रहा था, उनके अंदर की टीस निकल करके बाहर आ सकती है, लेकिन इतना स्पेस कैसे मिल गया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ये ट्वीट अगर हटा लिए गए वहां से, लेकिन उसके बावजूद भी जो मोटी रेखा खींचनी थी वो तो खींच गई। अब कुछ सवाल जो सबसे बड़े इस दौर के सवाल होंगे, जी हाँ, क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन खत्म हो चला है, और शायद इंडिया अलायंस का खत्म होना क्या कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है। जी हाँ, या फिर राहुल गांधी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, या फिर राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आश्रय निकल रहे, क्या उसके लिए ही ऑक्सीजन है।
क्योंकि माना तो यही जा रहा था कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे हार का ठिकरा कांग्रेस के कंधे पर न फूटे, उसमें तमाम विपक्षी दल भी साथ नजर आए खड़े, इसीलिए ऐसा किया गया। पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति खड़ी होती है, क्या इन सबों के बीच सच में नीतीश कुमार का रास्ता और ममता बनर्जी का रास्ता और आने वाले समय में केजरीवाल का रास्ता, और हो सकता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र से भी आपको कोई सूचना संदेश निकल करके मिल जाए, कोई तमाम सारे रास्ते इनकी अपनी राजनीति को तो भी जीवित रखेंगे, लेकिन क्या उस पूरे परसेप्शन को खत्म कर देंगे जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव भी है? कोई सुनने को तैयार होगा कि चुनाव का मतलब केवल जीत हार होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ पहले से तय है। क्या उस दिशा में चीजें आगे बढ़ चुकी हैं? अगली परिस्थिति होती है भारतीय जनता पार्टी की। क्या क्या उसके अंदर सच में 2024 में इंडिया गठबंधन के खड़े होने का खौफ इतना ज्यादा है कि वह एक एक समय के बाद एक एक चाल नहीं चल रही है और एक के बाद एक पिलर को तोड़ते चले जा रहे हैं, ढहते जा रहे हैं, और हर पिलर के साथ इंडिया खत्म और भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हो जाएगी, उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और अगली परिस्थिति होती है, इस भारत देश के भीतर इन्हीं राजनीतिक दल ने उस देश के आंदोलन और संघर्ष को खत्म कर दिया, यह सोच करके कि दरअसल तिक्रमों के आश्रय सत्ता मिल जाए तो उसके बाद शायद इस देश में न्याय हो जाएगा। अब झटका बार बार लगा है। आंदोलन से निकली हुई राजनीति में दिल्ली की सत्ता संभाली थी, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां टेढ़ा थी, और इसी प्रकार से तिक्रमों और संगठन और समझौतों के आश्रय इंडिया गठबंधन को खड़ा किया गया। तो उसके बाद की परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके में तोड़ करके बतला दिया कि सभी हम एक ही हैं, हम सभी एक ही हैं। अब सबसे अंत में एक और प्रश्न, क्या बिहार की इस राजनीति में अब बिहार को पीएम भी चुनना है और सीएम भी चुनना है? मेरा कहने का मतलब यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव क्या लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, जिसमें नीतीश कुमार अपना कदम आगे बढ़ा दिए हैं और वो चाहते हैं कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ले, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये फैसला नीतीश कुमार ले। क्या ऐसा होगा? वास्तव में देखते रहिए।